बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे सर्विक्स स्वैप फॉर सीएस। आप दोस्तों को अगर याद होगा तो इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वेजाइनल स्वैप फॉर सीएस पढ़ा था। तो वेजाइनल और सर्विक्स स्वैप फॉर सीएस दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि सर्विक्स जो है वो यूट्रस से नीचे होता है, जबकि वेजाइना सर्विक्स से नीचे होता है। ठीक है, वो मैं आगे डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर लूँगा। ठीक है ना। तो सर्विक्स और वेजाइना थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसमें जितने भी बैक्टीरिया जितने भी चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल सिमिलर सर्विक्स में भी है। ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में सर्विकल स्वैप फॉर सीएस पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने सीएस से काफ़ी लेक्चर एक्सप्लेन किया है, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया है ब्लड सीएस, स्पूटम सीएस, पस सीएस, यूरिन सीएस, प्लूलर सीएस। काफ़ी लेक्चर हमने सीएस से रिलेटेड पढ़े। ठीक है ना। तो अगर आपने मेरे कल्चर से रिलेटेड वीडियो लेक्चर देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर कल्चर टेस्ट से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट होगा, आप उस पर क्लिक करें तो आपको तमाम तर वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए जी एक्सप्लेन करते हैं सर्विकल स्वैप फॉर सीएस। मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं मेन कंटेंट। इस वीडियो के जो मेन कंटेंट है जो हम एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डायग्नोस्टिक पर्पस, फिर हम ये देखेंगे कि कौन सा कल्चर मीडिया सर्विकल स्वैप फॉर सीएस के लिए यूज़ किया जाता है, रिक्वायरमेंट प्रोसीजर हम पढ़ेंगे, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया के वजह से हम पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग, फिर हम बायोकेमिकल टेस्ट और प्रिकॉशन लिमिटेशन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। डियर व्यूअर्स, जो सर्विक्स होता है ना ये दरअसल यूट्रस के नीचे साइड पर होता है। मैं डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर लूँगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँगा। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है ना। इसको ओवरीज कहा जाता है। ये ओवरीज जो है स्पेशली ओवा को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये फिलिपिन ट्यूब से यहाँ से ओवा निकलता है, फिर इसी फिलिपिन ट्यूब से क्या करते हैं, मूवमेंट करता है। ठीक है, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया इसको हम कहते हैं यूट्रस। ठीक है। अच्छा, यूट्रस के नीचे जो है इसको सर्विक्स कहते हैं और सर्विक्स के नीचे वेजाइना कहलाता है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो सर्विक्स होता है ये यूट्रस और वेजाइना के बीच में होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये छोटा सा डायग्राम था, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब अगर इस एरिया से स्वैप के ज़रिए हम सैंपल लेते हैं ना, ताकि हम ये पता लगाए कि कौन सा बैक्टीरिया है जिसने इन्फेक्शन इस एरिया में कॉज किया है, तो उसको हम कहते हैं सर्विकल स्वैप फॉर सीएस। ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूँ तो सर्विक्स क्या है, ये आपके पास एक तंग और यूट्रस के नीचे साइड पर आपके पास एक क्या होता है, ट्यूब होता है जो कि यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट करता है। ठीक है। अब सर्विक्स करता क्या है, सर्विक्स दरअसल आपके पास म्यूकस को प्रोड्यूस करता है यूट्रस में। ठीक है ना। और यूट्रस और साथ में वेजाइना को प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ठीक है ना। और इसके अलावा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टेजेस में भी एक मेन रोल अदा करता है, यानी उसके कंसिस्टेंसी में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो सर्विक्स होता है ना, ये मेंस्ट्रुअल के जो ब्लड होते हैं ना, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लड्स निकलता है, स्पेशली जो पीरियड्स के दौरान। ठीक है ना। तो असल में यूट्रस में सबसे पहले ये ब्लड जाता है, फिर उसके बाद फिर आपके पास सर्विक्स में जाता है, सर्विक्स के बाद फिर वेजाइना से, फिर वेजाइना के बाद फिर बॉडी से निकल जाता है। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से ये सर्विक्स जो है, या हम ये कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो में भी एक मेन रोल अदा करता है। नेक्स्ट, सर्विक्स जो है ये दरअसल जब कभी बर्थ होता है ना, जिसको हम ड्यूरिंग लेबर पीरियड्स भी कहते हैं, तो लेबर पीरियड के दौरान होता क्या है, जब बेबी लेट सपोज यूट्रस में बनता है और जब ये लेट सपोज डिलीवरी केस होता है, तो ये क्या होता है कि ये बेबी यूट्रस से आपके पास सर्विक्स में आ जाता है, तो सर्विक्स डायलेट हो जाता है, यानी ओपन हो जाता है, और इसी तरीके से बेबी जो है वो यानी मूव होकर यूट्रस से सर्विक्स में आ जाता है, और फिर इसी के ज़रिए जो वेजाइनल पोर्शन होता है वहाँ से ये, या जिसको हम कहते हैं बर्थ कैनाल, वहाँ से फिर ये बेबी क्या होता है, फिर डिलीवर हो जाता है, हम ये कह सकते हैं सिंपली। ठीक है ना। होता ये है
कि ओवुलेशन मतलब जब ओवा निकलता है, ठीक है ना, तो सर्विक्स क्या करता है, सर्विक्स एक म्यूकस को सिक्रीट करता है। अब ये म्यूकस क्या करता है, म्यूकस असल में करता ये है कि ये ओवा को और स्पर्म्स के ट्रेवलिंग में एक मेन रोल अदा करता है। अब स्पर्म जब ट्रेवल करता है तो जब म्यूकस निकलते हैं तो म्यूकस के ज़रिए स्पर्म्स की जो ट्रैवलिंग होती है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है, फिर वो जाकर ओवा को फर्टिलाइज करता है और फिर इसी तरीके से फर्टिलाइजेशन में एक मेन रोल अदा हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो इसी तरीके से ये तमाम तर प्रोसेस होता है। अब हम पढ़ते हैं सर्विकल स्वैप फॉर CS। तो डियर व्यूअर्स, वही बात जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया, माइक्रोबायोलॉजी या कल्चर का एक टेस्ट होता है जिसमें हम स्वैप के ज़रिए सर्विक्स एरिया से सैंपल लेते हैं ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पता लगाया जाए, ठीक है ना, और साथ में एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग का भी। दिस इज कॉल्ड सर्विकल स्वैप फॉर CS। अब सर्विकल स्वैप फॉर CS से कौन से बैक्टीरिया आइसोलेट होते हैं, तो इसमें लैक्टोबैसिलस होता है डियर व्यूअर्स 30 से 50%, बिल्कुल जैसे कि अभी हमने अगर आप दोस्तों को याद होगा पिछले वीडियो लेक्चर में जैसे कि हमने पढ़ा था विजनल स्वैप मिल्क, तो इसमें भी लैक्टोबैसिलस आइसोलेट होता है 30 से 50%। ये क्या है, बिल्कुल इसी तरह ये भी आपके पास नॉर्मल फ्लोरा है और ये एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। साथ में और क्या करता है, इस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से होता है क्या है, इस एसिडिक एनवायरनमेंट से जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते और इसी तरीके से जो विजाइना और सर्विकल एरिया होता है वो हेल्थी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है गार्डेनेला विगिनेलस। अब ये जो है इन्फेक्शन को कॉज करता है, या इसको हम कहते हैं विगिनेसिस इन्फेक्शन को ये कॉज करता है, ठीक है डियर व्यूअर्स। अब ये आपको किस तरह पता चलेगा, इसका जो डिस्चार्ज होगा वो बिल्कुल फाउल स्मेल की तरह, मतलब वो फाउल स्मेल करेगा और इस दौरान जो है मतलब सूजन होगा, साथ में जो है खारिश वगैरह होगा, ठीक है, उस एरिया में। अब जब लैक्टोबैसिलाई का जो रेट होता है वो जब कम हो जाता है ना, इसके बाद फिर गार्डेनेला विगिनेलस जो है वो ज़्यादा आता है, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकस 10 से 30%। स्ट्रेप्टोकोकस जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, तो ये आपके पास नॉर्मल फ्लोरा है, इंटेस्टाइन में होता है, GIT में होता है और स्पेशली ये इन्फेक्शन कॉज करता है प्रेग्नेंट वुमेन में, ठीक है ना। असल में इन्फेक्शन साथ में ये न्यूनेटल केस में भी कॉज कर सकता है और जब निमोनिया हो, मेनिंजाइटिस हो, सेप्सिस हो तो तब उस दौरान चांसेस है कि स्ट्रेप्टोकोकस आइसोलेट हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है इकोलाई। इकोलाई 10 से 20% आइसोलेट होता है। इकोलाई भी नॉर्मल फ्लोरा है, किसका नॉर्मल फ्लोरा आपको पता है कि GIT एरिया का नॉर्मल फ्लोरा है और ये UTI कॉज करता है। UTI से फिर जाकर ये आपके पास सर्विक्स में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अगर UTI इन्फेक्शन हो तो फिर इसमें सर्विकल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कैंडिडा। कैंडिडा 5 से 10% आइसोलेट होता है डियर व्यूअर्स और ये क्या है, ये आपके पास फंजाई है। अब कैंडिडा जो है स्पेशली जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो वमेंस क्या करते हैं, वमेंस ऑलवेज या इस तरह के कुछ पहनते हैं, ठीक है ना, तो उस दौरान भी कभी कभार ये इसके साथ कैंडिडा का ग्रोथ हो जाता है, ठीक है ना, तो ये उन केसेस में फिर आपके पास आइसोलेट हो जाता है। या हम ये कह सकते हैं जब डायबिटीज़, हार्मोनल चेंजेस या एंटीबायोटिक्स या जिनका इम्यूनो सिस्टम वीक हो, अगर इस किस्म का केस हो तो फिर चांसेस है कि कैंडिडा का आइसोलेशन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइमीडिया ट्राइकोमाइटस। 3 से 10% ये आइसोलेट होता है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के दौरान आइसोलेट होगा, ठीक है ना। और ये जो क्लाइमीडिया ट्राइकोमाइटस है आपके पास ग्राम नेगेटिव कोकाई है और ये सर्विकल एरिया को इन्फेक्ट करता है, फिर जाकर विजाइना को इन्फेक्ट करता है। ट्राइकोमोनास विगिनेलस। ट्राइकोमोनास विगिनेलस जो है ये 1 से 5% आइसोलेट होगा और ये जो है स्पेशली जो हम कह सकते हैं कि ट्राइकोमाइटस केस में आइसोलेट हो सकता है, ठीक है ना, या ड्यूरिंग सेक्सुअल जब कांटेक्ट हो तो उस दौरान भी ये आइसोलेट हो सकता है। इसके अलावा जो है ये आपके पास जब आपके पास लेट्स सपोज इचिंग या बर्निंग या ग्रीनिश डिस्चार्ज विद फाउल ऑर्डर हो तो तब भी आपने अंदाज़ा लगाना है कि इस दौरान ट्राइकोमोनास विगिनेलस इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है नाइजीरिया गोनोरिया। आप लोगों को पता है कि नाइजीरिया गोनोरिया जो है ये भी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कॉज करता है और ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के ज़रिए आप यानी फीमेल में आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो नाइजीरिया गोनोरिया जो है ये दरअसल आपके पास सर्विक्स एरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है यूरोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा, बहुत छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं और ये जो माइकोप्लाज्मा यूरोप्लाज्मा जो है ये क्या करते हैं, ये भी इन्फेक्शन को कॉज करता है।
स्पेशली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के दौरान ये भी आइसोलेट होता है, और ये स्पेशली उन केस में आइसोलेट हो सकता है जब इनफर्टिलिटी इशू हो या पेल्विक इन्फ्लेमेशन हो, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास है स्टिफ आरियस। डियर व्यूअर्स, ये तो बहुत कम आइसोलेट होता है, और ये स्किन के साथ अगर लेट सपोज स्वाप टच हो जाए तो जाहिर है ये स्किन का नॉर्मल फ्लोरा है, तो उसमें आपके पास आइसोलेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसको हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं कहते, ये इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते पैथोजन में। अच्छा, इसमें हम लैक्टोबैसिलस को भी एज अ पैथोजन इंक्लूड नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन कुछ अपॉर्चुनिस्टिक केस में इन्फेक्शन को काज कर सकता है, लेकिन ये इन्फेक्शन को बहुत कम काज करता है। कल्चर मीडिया अगर हम जिक्र करें तो इसमें हम यूज़ करेंगे MRS, डी मेन रोगास शार्प एगर मीडिया, ठीक है ना। इसके हवाले से मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन मतलब मैं कल्चर मीडिया के हवाले से ऑलरेडी मैं लेक्चर बना चुका हूँ। इसमें MRS ए, ब्लड एगर, मेकॉन की एगर, चॉकलेट एगर और मिनिथोल सॉल्ट एगर, तो इस पर मेरा लेक्चर मौजूद है तमाम तर कल्चर मीडिया पर। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ पर कल्चर मीडिया से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट होगा, तो उसमें आपको ये तमाम तर लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, MRS तो ये क्या है, स्पेशली लैक्टोबैसिलस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें ब्लड एगर जो है आप तमाम तर बैक्टीरिया इस पर ग्रो कर पाएंगे। मेकॉन की एगर पर सिर्फ और सिर्फ अपने ग्राम नेगेटिव ग्रो करना है। चॉकलेट एगर पर आप फास्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो कर पाएंगे। मिनिथोल सॉल्ट एगर स्पेशली यूज्ड फॉर द स्टिफ ऑरियस। बायोकेमिकल टेस्ट का अगर हम जिक्र करें तो इसमें हमारे पास है ग्राम स्टेनिंग तमाम तर के लिए जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके लिए आप यूज़ करेंगे। कैटेलिस टेस्ट आपने सिर्फ स्टिफ ऑरियस के लिए यूज़ करना है। ऑक्सीडेस टेस्ट ये हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, चूँकि इसमें आइसोलेट बहुत कम होता है तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे। वोगास प्रिकर्सर टेस्ट आप ग्रोटेनिला विगिनिलस के लिए यूज़ करेंगे। एंडोल टेस्ट आपने हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और इकोलाई के लिए यूज़ करना है, जबकि यूरिस टेस्ट आपने माइकोप्लाज्मा और यूरोप्लाज्मा के लिए आपने यूज़ करना है। रिक्वायरमेंट्स का अगर हम जिक्र करें तो आपको इथेनॉल चाहिए जिससे आप एरिया को स्टरलाइज करेंगे। आपको चाहिए वायर लूप जिसको रेड हॉट करके आप स्ट्रीकिंग करेंगे। आपको चाहिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिससे आप खुद को इन्फेक्शन से बचाओगे। स्पिरिट लैम्प जिससे जो कि क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। साथ में आपने वायर लूप इसको वायर लूप मतलब इस स्पिरिट लैम्प के ज़रिए आपने वायर लूप को रेड हॉट करके स्टरलाइज करना है। कल्चर मीडिया जिस पर आप स्ट्रीकिंग करेंगे, बैक्टीरिया को ग्रो कर पाएंगे। इसके अलावा स्वाब जिससे आप सैंपल को कलेक्ट करेंगे। एंटीबायोटिक डिस्क जिससे आप एंटी सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंट और इंटरमीडिएट का पता लगाएंगे। इसके अलावा आपको चाहिए इंक्यूबेटर जिसमें आप प्लेट को इंक्यूबेट करोगे और बैक्टीरिया इसी तरह बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको चाहिए LFH जिसमें आप जो कि क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए ऑटोक्लेव जिसमें आप कल्चर मीडिया को ऑटोक्लेव करोगे, स्टरलाइज करोगे। इसके अलावा तमाम तर ग्लासवेयर वगैरह, ठीक है ना। इसके अलावा अब हम जिक्र करते हैं प्रोसीजर। तो तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि डियर व्यूअर्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, सैंपल को कलेक्ट करना है डिस्पोजेबल स्वाब के ज़रिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपने वायर लूप लेना है और रेड हॉट करना है और इसको स्टरलाइज करना है। फिर आपने क्या करना है, जो स्वाब है उसके ज़रिए आपने बेस बना है कल्चर मीडिया पर जो कि अभी हमने जिक्र किया, और फिर आपने जिगजैग और या क्वाड्रेंट स्ट्रीक के ज़रिए आपने स्ट्रीकिंग करना है। नेक्स्ट आपने प्लेट को इंक्यूबेट करना है 24 से 48 घंटे के लिए ताकि बैक्टीरिया इस पर ग्रो कर पाए। फिर आपने क्या करना है, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है बायोकेमिकल टेस्ट के ज़रिए। फिर आपने क्या करना है, एंटीबायोटिक डिस्क लगाने। जो भी बैक्टीरिया आपके पास आइसोलेट होगा उस बैक्टीरिया के खिलाफ आपने एंटीबायोटिक डिस्क लगाने, बैक्टीरिया कॉलोन बनाना है MHA मीडिया पर। फिर आपने उस प्लेट को इंक्यूबेट करना है 24 घंटे के लिए ताकि सेंसिटिविटी और एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग का पता चल जाए। फिर आपने रिपोर्ट दे देना है। एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग का अगर हम जिक्र करें, लैक्टोबैसिलस के लिए आपने यूज़ करना है एम्पेसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैंडामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, विनकोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन। गार्डिनेल वेगेनिलस के लिए आपने यूज़ करना है एम्पेसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैंडामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, विनकोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एमोक्सिलिन। कैंडिडा के लिए आपने ये वाले एंटीबायोटिक यूज़ करना है, इकोलाई के लिए ये, माइकोप्लाज्मा यूरोप्लाज्मा के लिए ये, नाइजोरा गोनोरिया के लिए ये वाले, स्ट्रेप्टोकोकस के लिए ये, ठीक है। तो ये थे आपके पास एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग। अब हम जिक्र करते हैं प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशन कुछ हुए कि सबसे पहले जब आप सैंपल कलेक्ट करेंगे तो कोशिश करें कि मॉर्निंग टाइम पर कलेक्ट करें, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पर इन्फेक्शन पीक पॉइंट पर होता है। कोशिश करें कि जब कभी आप सैंपल कलेक्ट करते हैं ना तो डिस्पोजेबल स्वाब जो स्टरलाइज हो उसको एक्सपोज ना करें, क्योंकि जब वो आप उसको एक्सपोज कर लेते हैं तो फिर कंटेमिनेशन के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, वर्किंग एरिया को बिफोर एंड आफ्टर आपने इथेनॉल से साफ़ करना है। इसके अलावा जो है आपने क्या करना है, सैंपल को 1 से 2 घंटे के अंदर आपने उसको स्ट्रीक करना है, वरना फिर उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर ले, फिर आप उसको कल भी स्ट्रीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है क्वालिटी कंट्रोल
का यूज़ करना ज़रूरी होता है और अप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया आपने इस्तेमाल करना है। क्वालिटी कंट्रोल में आपने एक ग्रोथ बैक्टीरिया भी लगाना है, एक नो ग्रोथ वाला बैक्टीरिया भी लगाना है, ठीक है। इसके अलावा जो है अपने ग्राम स्टेनिंग बायोकेमिकल टेस्ट भी करने हैं। इसके अलावा जो है आपने अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक हर एक बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ अपने अपने एंटीबायोटिक्स होते हैं तो आपने वो इस्तेमाल करना है और आपने CLSI गाइडलाइन को फॉलो करके एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग देना है। इसके अलावा जो है आपने पेशेंट को गाइड करना है कि एक हफ़्ता पहले किसी किस्म का एंटीबायोटिक ना ले ताकि कल्चर का टेस्ट आपके पास सही तरीके से आ जाए। इसमें कभी कभार बैक्टीरिया फंजाई ऐसे भी आते हैं कि वो ऐसा कंटेमिनेशन होता है तो आपने फिर उसको इग्नोर करना है। इसके अलावा जो है जब कभी CS टेस्ट करते हैं ना तो कोशिश करें कि पेशेंट का मुकम्मल हिस्ट्री, एज और सेक्स आपके पास मुकम्मल हिस्ट्री मौजूद हो तो तब CS का टेस्ट करें, ठीक है। लिमिटेशन कुछ है कि इस टेस्ट के दौरान पेशेंट अनकम्फर्टेबल फील करता है, ठीक है, बहुत अनकम्फर्टेबल टेस्ट होता है। इस दौरान जो है इस टेस्ट में कंटेमिनेशन आ सकती है क्योंकि स्किन का नॉर्मल फ्लोरा आपके पास आ सकता है। इस टेस्ट के दौरान जो है जब पेशेंट एंटीबायोटिक यूज़ करता है तो फिर कल्चर का टेस्ट सही नहीं आता क्योंकि एंटीबायोटिक के यूज़ करने से बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, लेकिन जिसकी वजह से नो ग्रोथ रिपोर्ट भी जनरेट होता है और इस वजह से फिर क्या होता है एक गलत रिपोर्ट चला जाता है। इसके अलावा जो है ये टेस्ट बहुत टाइम लेता है, 72 घंटे, जिसकी वजह से पेशेंट काफ़ी तकलीफ़ मतलब उससे गुजरना पड़ता है, ठीक है, पेशेंट को। इसके अलावा ये टेस्ट एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें बायोकेमिकल टेस्ट, कल्चर मीडिया, ऑटोक्लेव, ये तमाम तर मशीन यूज़ होते हैं। इस टेस्ट के दौरान सैम्पलिंग नहायत सही बेहतरीन तरीके से लेना चाहिए क्योंकि सही सैम्पलिंग ना लेने से कल्चर का टेस्ट सही नहीं आता, ठीक है ना। इस टेस्ट के दौरान ये भी बहुत मुश्किल होता है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन सा है, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन सा है, और इस टेस्ट के दौरान हमें स्टैंडर्ड और बेहतरीन किस्म के टेस्ट की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में इग्नोर किया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्विकल स्वैब फॉर CS। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जहन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करें। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।